नेक्स्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस का ऑप्शन है और यहीं पर आपको मिलता है अपना जीपीयू ओवरक्लॉक करने का ऑप्शन और साथ ही में अब जीपीयू पावर भी ज्यादा ड्रॉ कर पा रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपको अपने विंडोज पीसी में एक एनवीडिया जीफोर्स एक्सपीरियंस नाम का एप्लीकेशन मिलता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया होगा और अब नोटिस कर भी नहीं सकते हो क्योंकि अब ये एप्लीकेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इसका नाम भी चेंज हो गया है। अब इसका नाम है एनवीडिया ऐप। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे ओपन किया था तो ऑटोमेटिकली ये ऐप अपडेट होने लगा था और अब इसमें बिल्कुल न्यू यूआई है, न्यू फीचर्स है और नया नाम भी है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन को पूरा टूर देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शंस है और किन ऑप्शंस को आपको ऑन रखना है, किन को ऑफ रखना है ताकि आपको बिल्कुल बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिले। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, इस एप्लीकेशन के साथ एनवीडिया ने फाइनली अब ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन दे दिया है। तो इसको भी टेस्ट करेंगे कि क्या इस ओवरक्लॉकिंग फीचर से सच में गेमिंग में एफपीएस बढ़ते हैं या फिर नहीं। तो अब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मेरे तो यहाँ पर रिसेंट में है, लेकिन अगर आपके पास रिसेंट में नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको एनवीडिया टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर दो चीज आएगी, एक ये एनवीडिया ऐप और एनवीडिया कंट्रोल पैनल। तो अपन को एनवीडिया कंट्रोल पैनल नहीं खोलना है, अपन को एनवीडिया ऐप खोलना है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ये ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लेना। बस इसमें आपको गूगल में जाकर टाइप करना है डाउनलोड एनवीडिया ऐप। सबसे ऊपर एनवीडिया की वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आप इसको ओपन करना। यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है उस पर। तो ओपन करते ही साथ आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपके पास ये लाइब्रेरी है, इसमें आपके जो भी गेम्स और जीपीयू यूज करने वाले एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये दो गेम्स है और एक ये OBS स्टूडियो है। उसके नीचे फिर डिस्कवर है, इसमें जो भी एनवीडिया के अदर एप्लीकेशंस है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, एनवीडिया कैनवस, ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट टैब है यहाँ पर ड्राइवर्स का। यहाँ पर आपके जो भी लेटेस्ट रिलीज ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अपडेट शो नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पर एक अपडेट शो होता है। और जैसे जैसे नई गेम्स रिलीज होते रहते हैं ना, एनवीडिया उनके लिए नए ग्राफिक ड्राइवर्स भी रिलीज करता है। जैसे कि अभी मैंने जो लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल किया था तो वो ड्राइवर था इंडियाना जोन्स के लिए, और बाकी और भी जो लेटेस्ट रिलीज गेम्स है उनके लिए भी वो ड्राइवर था, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अपडेट के साथ अदर गेम्स के लिए ऑप्टिमल सेटिंग प्रोफाइल्स भी आती है। अब ये क्या चीज है ये अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और कुछ बग फिक्सेस भी अपडेट के साथ ही आते हैं, जैसे कि ये वाला। और ये तो गेम रेडी ड्राइवर्स है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ से आप स्टूडियो ड्राइवर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर आ जाना तो यहाँ से आप लेटेस्ट स्टूडियो ड्राइवर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि अभी एक अपडेट अवेलेबल है स्टूडियो ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। अब स्टूडियो ड्राइवर्स किन ऐप्स के लिए होते हैं वो बताता हूँ, जैसे कि ऑटोडेस्क, अनरियल इंजन, फोटोशॉप, लाइटरूम, इन सब ऐप्स के लिए आपको स्टूडियो ड्राइवर्स को भी बिल्कुल लेटेस्ट रखना है, तब फिर ये ऐप्स आपके पीसी में बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। और जब भी गेम रेडी ड्राइवर इंस्टॉल करना हो तो यहाँ से गेम रेडी ड्राइवर सेलेक्ट कर लेना, तो आपको गेम रेडी ड्राइवर्स दिखाने लग जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट टैब है ग्राफिक्स का। तो यहाँ पर आपके पीसी में जो भी इंस्टॉल्ड गेम्स और एप्लीकेशंस है जो कि जीपीयू यूज करते हैं वो दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स है, तो उसमें आपको दो चीज दिखेगी, एक ये करंट वैल्यू और एक ये प्रीव्यू वैल्यू। तो जो करंट वैल्यू है यानी कि ये वो ग्राफिक सेटिंग्स है जो कि मैंने अपने हिसाब से इस गेम पे सेट करा है। और फिर यहाँ पर ये जो प्रीव्यू वैल्यू है इसमें ब्रैकेट में रिकमेंडेड भी लिखा है, तो ये वो ग्राफिक सेटिंग्स है जो कि एनवीडिया रिकमेंड करता है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर RTX 3050 है मेरे लैपटॉप में, तो RTX 3050 पे इस गेम के लिए क्या ग्राफिक सेटिंग्स एनवीडिया रिकमेंड करता है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पर ऑप्टिमाइज का ही बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यही जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है वो आपकी गेम पे अप्लाई हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन सेटिंग्स में पूरी तरह से रिलाई मत करना। अब जो भी गेम खेलो सबसे पहले आप उस गेम में अपने हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेना, फिर देखना है कि कितने FPS आ रहे हैं। फिर एक बार इस ऑप्टिमाइज वाले बटन पर क्लिक करना और फिर देखना है कि कितने FPS आ रहे हैं। अगर आपकी वाली ग्राफिक सेटिंग्स में ज्यादा FPS आ रहे हैं तो वो वाली ग्राफिक सेटिंग्स रखना, और अगर इस ऑप्टिमाइज वाली सेटिंग्स में ज्यादा FPS आ रहे हैं तो ये वाली सेटिंग्स रखना। बाकी अगर आपको गेम की ग्राफिक सेटिंग्स एडजस्ट करना ज्यादा समझ नहीं आता है तो भी आप इस ऑप्टिमाइज वाले बटन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ग्लोबल सेटिंग्स है, यहाँ पर सबसे ऊपर RTX डायनेमिक वाइब्रेंस है, इसको आप ऑन कर दोगे तो आप जो भी गेम खेल रहे हो ना उसके कलर्स थोड़े और बेटर और वाइब्रेंट दिखेंगे। मतलब ये ऑप्शन ऑन करने से आपका गेम थोड़ा विजुअली देखने में और अच्छा लगेगा। तो ये चीज सब्जेक्टिव है, अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको ऑन रखो वरना ऑफ कर दो। वैसे यहाँ पर हर एक ऑप्शन में ये आई बटन भी देखिएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन क्या करता है उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा। वैसे तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर अभी बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये बैटरी बूस्ट का ऑप्शन।
ये बाय डिफॉल्ट ना ऑन पे रहता है, इसको आप ऑफ कर देना। इससे क्या होता है कि जब आप अपने लैपटॉप पर बैटरी पर गेमिंग करोगे ना तो आपको FPS कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 30 FPS पे होता है, आप इसको चाहो तो मैक्सिमम 60 FPS पे रख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 30 FPS पे रखा हुआ है, तो बैटरी पर गेमिंग करते टाइम आपके किसी भी गेम में 30 FPS से ज्यादा नहीं आएंगे। और वहीं अगर आप इसके FPS थोड़े बढ़ा के सेट कर दो, 45 भी रख सकते हो, 50 रख सकते हो, मैक्सिमम 60 रख सकते हो, तो जितने भी FPS आप यहाँ पर सेट करोगे ना बैटरी पर आपको मैक्सिमम उतने ही FPS मिलेंगे। मतलब एक तरह से FPS लॉक लग जाएगा जब तक आप बैटरी पर गेमिंग करते रहोगे। तो ये चीज ना बहुत इरिटेटिंग हो जाती है मेनली कॉम्पिटिटिव गेम्स में, जैसे कि वैलोरेंट, कि आप वैलोरेंट बढ़िया खेल रहे हो, आपको 150-200 FPS आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पावर कट होता है, आपका लैपटॉप बैटरी पर आ जाता है, तो एकदम से FPS बहुत कम लगने लगता है। तो इसलिए मैं तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखता हूँ, लेकिन इसको ऑफ रखने से ना आपकी बैटरी भी ज्यादा खर्च होगी गेमिंग के टाइम पर। अगर आप इसको ऑन रखोगे तो FPS लिमिटेड रहेंगे, तो आपकी बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिलेगा गेमिंग के टाइम पर। तो बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो इसको ऑन रखो, वरना इसको ऑफ कर दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर CUDA GPUs का ऑप्शन है। अगर आपके पीसी में मल्टीपल GPUs है तो आप उन GPUs को एक साथ यूज कर सकते हो। ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा था। अब मेरे पास तो यहाँ पर एक ही GPU शो हो रहा है, तो उसके बारे में अब ज्यादा कुछ और बता नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर इमेज शार्पनिंग है। अगर आप इसको ऑन कर दो तो यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशंस और गेम्स हैं उनकी जो शार्पनेस और डिटेल्स है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर ये लो लेटेंसी मोड है, इसको आप ऑफ रखना, क्योंकि आप जो भी गेम खेलोगे ना अगर वो लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट करते होंगे तो उस गेम की सेटिंग में भी आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। और गेम की सेटिंग में ये NVIDIA Reflex लो लेटेंसी नाम से मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन को गेम की सेटिंग से ऑन करना, यहाँ से मत ऑन करना, यहाँ से इसको ऑफ ही रखना। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैक्स फ्रेम रेट का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दोगे तो आप जितने भी FPS यहाँ पर सेट कर दोगे उतने FPS का लॉक लग जाएगा आपके सभी गेम्स के लिए। तो इसको भी ऑफ रखना, क्योंकि आपको फ्रेम रेट लॉक का ऑप्शन गेम्स में मिल जाता है, तो आप इस ऑप्शन को वहां से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये पावर मैनेजमेंट मोड है, इसमें आपको नॉर्मल और प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलता है। इसको भी आप प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस में तब रखना कि जब आप कोई भी 3D एप्लीकेशन यूज करो और उसमें आपको लैग वगैरह देखने को मिले या एप्लीकेशन कुछ अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो ही इस ऑप्शन को यूज करना। ये आपकी गेमिंग के लिए नहीं, ओनली 3D एप्लीकेशंस के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर शेडर कैच साइज का ऑप्शन है, इसको भी आपको छूने की जरूरत नहीं है, ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है इसके लिए यही सही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर V-Sync का ऑप्शन है, इसको भी यूज द 3D एप्लीकेशन सेटिंग में ही रहने देना है, इसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि V-Sync का ऑप्शन आपको गेम में ही मिल जाएगा, आप वहां से ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद वेरिएबल रेट सुपर सैम्पलिंग है, इसको भी आप चाहो तो ऑलवेज ऑन और एडेप्टिव में रख सकते हो। तो अगर आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट यूज करते हो तो ये उसमें काम आता है। उसके बाद यहाँ पर ये विस्पर मोड है, इसको भी ऑफ रखना, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके लैपटॉप की जो फैंस की स्पीड होती है ना उसको कम कर देता है ताकि ज्यादा नॉइस ना आए। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपके जो लैपटॉप का नेटिव ब्रांड का एप्लीकेशन है उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, वहां से यूज करना, यहाँ से मत करना। नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये सिस्टम वाला टैब है, इसमें सबसे पहले आपको वीडियो सेटिंग्स मिलती है और इसमें है ये वीडियो सुपर रेजोल्यूशन, इसको आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। तो ये बेसिकली वीडियो के लिए अपस्केलिंग है। आप जो भी वीडियो प्ले कर रहे हो ना वो AI के थ्रू अपस्केल होके और बेटर दिखेगा, मतलब डिटेल्स वगैरह और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हाई डायनेमिक रेंज का ऑप्शन है, इसको भी आप ऑन कर सकते हो। मेरे में ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले HDR10 सपोर्टेड नहीं है। तो ये ऑप्शन भी AI के थ्रू आपके HDR यानी कि स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाले वीडियो को HDR यानी कि हाई डायनेमिक रेंज वाले वीडियो में कन्वर्ट करता है, तो इससे आपकी वीडियोस और बेटर दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस का ऑप्शन है और यहीं पर आपको मिलता है अपना GPU ओवरक्लॉक करने का ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, आपके जो भी GPU स्टैट्स है, GPU क्लॉक, पावर, टेम्परेचर, यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये जो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग का ऑप्शन है यही है आपके GPU ओवरक्लॉक का ऑप्शन। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, जब आप इसको ऑन करोगे तो आपको इस तरह की एक वार्निंग आएगी कि आपका पीसी अनस्टेबल हो सकता है, पर आपको इस वार्निंग से ऐसी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको बराबर से ओके करो और ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ से जो ओवरक्लॉकिंग हो रही है ना वो बिल्कुल सेफ है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद एनवीडिया कह रहा है। यहाँ पर एनवीडिया ने क्लियरली मेंशन किया है सेफ ओवरक्लॉक, यानी कि आपके जीपीयू में कोई भी डैमेज नहीं होगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको ऑन करने से पहले मैं भी बहुत डर रहा था कि मेरे लैपटॉप कुछ हो ना जाए, पर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च कर इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सेफ है। मतलब जो सेफ लिमिट है ना, केवल उस लिमिट तक ही आपका जीपीयू ओवरक्लॉक होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर +112 मेगाहर्ट्ज मेंशन है, यानी कि मेरा जीपीयू बस इतना ही ओवरक्लॉक हुआ है, इतनी ही मेरे जीपीयू की सेफ लिमिट है। बाकी जब आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे ना तो ये एप्लीकेशन आपके जीपीयू को अच्छे से एनालाइज करेगा। कुछ इस तरह की ये प्रोसेस चलेगी और ये प्रोसेस मेरे पास अराउंड 50 मिनट्स तक चली थी। तो उतना एनालाइज करके यहाँ पर पता लगाता है कि कितना ओवरक्लॉक करना है। अब ओवरक्लॉक करने के बाद मैंने इसको टेस्ट करा स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स में, तो एज सच मुझे कुछ खास डिफरेंस तो नहीं दिखा। मतलब मोस्ट ऑफ द सीन्स में ओवरक्लॉक करने के बाद FPS थोड़े से ज्यादा आ रहे थे, कभी कभी 1-2 ज्यादा, कभी कभी 2-4, मैक्सिमम 5-6 तक मुझे ज्यादा FPS दिखे ओवरक्लॉक करने के बाद।
फिर मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बेंचमार्क रन किया, तो लेफ्ट साइड में बिफोर है और राइट साइड में आफ्टर है। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर वाले में 2 to 3 FPS ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बिफोर। साथ में जीपीयू यूटिलाइजेशन सेम है, वही 96 to 97% पे, और क्लॉक स्पीड बिफोर वाले में 6121 मेगाहर्ट्ज की आ रही है, लेकिन आफ्टर वाले में 6001 मेगाहर्ट्ज की आ रही है। तो क्लॉक स्पीड आफ्टर वाले में थोड़ी सी कम आ रही है, पता नहीं क्यों। और साथ ही में अब जीपीयू पावर भी ज्यादा ड्रॉ कर पा रहा है, ऑन एवरेज 2 to 3 वॉट्स ज्यादा पावर ड्रॉ कर पा रहा है अब जीपीयू। तो मुझे कुछ इतना डिफरेंस मिला है, जरूरी नहीं कि आपको भी इतना ही डिफरेंस मिले, हो सकता है कि आपको डिफरेंस और ज्यादा मिल जाए, क्योंकि ये चीज जीपीयू टू जीपीयू डिपेंड करती है और साथ में गेम टू गेम भी डिपेंड करती है। हो सकता है कि किसी और जीपीयू के साथ किसी और गेम में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाए। और ये RDR2 के बेंचमार्क रिजल्ट्स है। बिफोर वाले में मिनिमम FPS 42 थे और आफ्टर वाले में 46 थे। साथ में मैक्सिमम FPS 99 थे और बिफोर वाले में मैक्सिमम FPS 86 थे, और एवरेज FPS 61 थे और आफ्टर वाले में एवरेज FPS 62 थे। और हाँ, अगर ओवरक्लॉक करने के बाद आपका गेम क्रैश हो रहा है ना, तो इसको यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक कर देना या फिर इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना। बाकी आप इसको पूरे टाइम ऑन रख सकते हो, बिल्कुल सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पीसी में नहीं होगी। और नेक्स्ट यहाँ पर माई रिग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारे आपके पीसी के स्पेक्स दिखेंगे और यहाँ पर व्यू रिग डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में आपके पीसी के स्पेसिफिकेशंस दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन है, कूपन कोड वगैरह डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और एनवीडिया ओवरले और गेम फिल्टर्स को ऑन रखना, इनसे क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और हाँ, ये जो ऑप्शन है ना ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू एडिट गेम्स का, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो इसको आप ऑफ कर देना, वरना आप गेम में जो भी ग्राफिक सेटिंग्स करोगे ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी एनवीडिया की रिकमेंडेड ग्राफिक सेटिंग्स से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है और फिर ये अबाउट का ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पर ये ओवरले का भी ऑप्शन दिखता है, इस पर आ जाएं। तो ये ऑप्शन बताने के लिए मुझे सबसे पहले एक गेम ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गेम में आने के बाद आप Alt+Z दबा सकते हो, तो उससे ये ओवरले ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, इससे आप अपना गेम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी इस पर क्लिक नहीं करूंगा वरना मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये इंस्टेंट रिप्ले का ऑप्शन है, तो इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो ये क्या करेगा कि कंटिन्यूअसली आपके गेम को रिकॉर्ड करता रहेगा। जैसे आप गेम स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग चलते रहेगी। और रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर 1 मिनट पे सेट कर दिया, तो ये क्या करेगा कि 1 मिनट तक रिकॉर्ड करेगा, फिर पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट करके फिर से न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। तो ये तब यूजफुल होता है कि आप जैसे गेम खेल रहे हो और अचानक से कोई बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ, तो उस मूवमेंट की आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे वो मूवमेंट हुआ ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पर आके सेव का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपकी वो रिकॉर्डिंग 1 मिनट बाद डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो रिकॉर्डिंग वहीं रह जाएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, फिर ये फोटो मोड है। आप कोई भी फिल्टर लगाकर, जैसे कि मैंने ये फिल्टर लगाया, तो आप कोई भी फिल्टर लगाकर ऐसे एक फोटो ले सकते हो, मतलब एक तरह का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट हाइलाइट्स का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गेम में जो जो अच्छे मोमेंट्स होंगे ना उनको ये रिकॉर्ड करता रहेगा। इसकी भी जो सेटिंग्स वगैरह है ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये लगभग वो इंस्टेंट रिप्ले जैसा ही है, बस आपकी ये मोमेंट्स को खुद कैप्चर कर लेता है, इतना ही फर्क है दोनों में। नेक्स्ट है यहाँ पर गेम फिल्टर्स, ये बहुत सही चीज है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये सब कैसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर एक गेम फिल्टर लगाता हूँ, जैसे कि मैंने डायनेमिक वाइब्रेंस लगा दिया, तो अब आप देख सकते हो कैसा डिफरेंस आया। अभी आपने नोटिस किया होगा। दोबारा से कोई और फिल्टर लगा के दिखाता हूँ, उसके लिए ये पुराना फिल्टर मुझे रिमूव करना होगा। और अब मैंने जैसे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट लगा दिया, तो आप ये देख सकते हो कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो मतलब आप लाइव फिल्टर्स के साथ गेम को खेल सकते हो और किसी भी फिल्टर की आप इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली ये विजुअली देखने में बहुत अच्छा हो जाएगा इससे गेम आपका। तो ये भी मुझे एक बहुत सही चीज़ लगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, जब आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कि ये नाइट मोड लगा दिया मैंने, और ये फिल्टर्स ना एक के ऊपर एक स्टैक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाइट मोड लगाया, अब मैंने ये RTX डायनेमिक वाइब्रेंस लगा दिया। तो आप ऐसे अलग अलग फिल्टर्स के साथ अपने गेम को ना और विजुअली अच्छा बना सकते हो देखने में। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल से आप डिफरेंट फिल्टर्स के साथ प्रोफाइल भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप माइक्रोफोन ऑन या ऑफ कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर FPS, CPU, GPU वगैरह के सारे स्टैट्स आने लगे हैं। और ये अभी बेसिक मोड पे, मैं इसको एडवांस पे करूँगा तो आप देखोगे और ज़्यादा स्टैट्स आने लगे। फिर यहाँ पर ये कस्टम मोड भी है, आपको यहाँ पर क्या क्या स्टैट्स चाहिए वो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ओनली FPS देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और ये जो स्टैट्स है ना, इनको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। जैसे कि आपको ये अपर राइट में चाहिए, अपर सेंटर में चाहिए, या स्क्रीन के किस कोने में चाहिए वो रख सकते हो। इनकी वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बैकग्राउंड ओपेसिटी, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इवन फॉन्ट साइज आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स का भी आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि शॉर्टकट कंट्रोल्स,
इसमें आप कोई भी बटन्स को शॉर्टकट पे सेट कर सकते हो कि किसी शॉर्टकट से आपको माइक्रोफोन ऑन ऑफ करना हो, ये स्टैट्स लाना हो, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना हो, तो ये सारी चीजों का आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। फिर ये हेडसअप डिस्प्ले की सेटिंग है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशंस और फिर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर आपको ऑडियो कैसा चाहिए, ऑडियो बूस्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये था पूरा एनवीडिया ऐप। आई होप कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सारे ऑप्शंस के बारे में समझा दिया होगा। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। ये काफी काम का ऐप है और उसमें बहुत सारे काम के ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आपने इसको अभी तक इंस्टॉल नहीं करा तो जरूर से इंस्टॉल कर लेना। और शायद अब वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।